हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में। तो जहाँ पर आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक्स चल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को लेके, क्योंकि आपने जो फर्स्ट चैप्टर देखा होगा वो भी आपको बहुत लेंदी लगा होगा। लेकिन क्या करें, चैप्टर्स हैं, बड़े हैं, डिटेलिंग में हैं। जूनियर सेक्शंस में तो आपने थोड़ा सा कम पढ़ा था, लेकिन अब आप 11th में आ गए हो तो हर चैप्टर थोड़ा बड़ा ही रहेगा। तो हम शुरू करते हैं आज सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे पॉलिटिकल साइंस की सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी आपको राइट्स मिले हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, आपने जूनियर सेक्शंस में आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो उन्हीं को ही हमें पढ़ना है। लेकिन जैसे अकॉर्डिंग टू 11th सेक्शन आपको सारी चीज़ें स्टोरी बेस्ड होंगी और उसके बारे में बहुत सारी डिटेलिंग दे रखी है। तो इंट्रोडक्शन है हमारे पास। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ओनली ये नहीं कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में रिलेशन के बारे में ही नहीं बताता, क्योंकि हमने लास्ट जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें ये देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट है, जहाँ पर हमने ये देखा कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है उस पर भी कंट्रोल लगाया जा सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही कर सकता है। उसी में वो सारे प्रोविजंस दे रखे हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके से गवर्न करना है और किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है, जिसमें हमने सभी जितने भी व्यक्ति हैं उनको सबको कुछ ना कुछ अधिकार मिले हुए हैं। और वही हमने इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं वो कौन से हैं, क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। एवरी फंडामेंटल राइट की जो यूजेस हैं वो उसकी लिमिटेशंस हैं। वो हमें कोई इतना ज़्यादा नहीं दे दिया है कि जिसके साथ सबको, अगर हमने यूँ कह दिया कि आज़ादी है तो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो कि अब नहीं मेरी तो आज़ादी है, मैं सामने वाले के घर में जाकर रहने लग सकता हूँ, मुझे आज़ादी है इस चीज़ की। नहीं, तो उसके साथ कुछ कंट्रोल्स भी दे रखे हैं। तो हमें इसी चैप्टर में उन सारी बातों का नॉलेज होगी कि वो क्या क्या है। जैसे आपके पास है व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करता है और हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, और उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है। व्हाट रोल द जुडिशरी, उन अधिकारों की जो जुडिशरी है वो उनकी व्याख्या कैसे करता है, उससे हमें सुरक्षा किस तरीके से दिलाता है, तो जुडिशरी का क्या रोल है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाई, मौलिक अधिकार जो मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए हैं, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसी बात को समझने के लिए हमारे पास से 2 स्टोरी दे रखी है इसमें। द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, कि राइट का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझें भाई, अगर हमें अधिकार मिले हैं तो उसके राइट्स के हैं, जो राइट्स हमें मिला है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना। तो इसमें फर्स्ट स्टोरी दे रखी है जो इन 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स का जो कार्य चल रहा था, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने कुछ ठेकेदारों से सेवाएं ली थी कि भाई आप लोगों को ये काम करना है। हर काम आजकल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही करवाया जाता है। तो उसमें बहुत सारी फ्लाईओवर्स बनने थे, स्टेडियम्स बनने थे, जिसके लिए जो जो ठेकेदार थे यानी कंस्ट्रक्शंस के लिए जो ज़रूरत थी, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे जो पुअर पीपल्स थे, मिस्त्री थे, वर्कर्स थे, मज़दूरों को, उनको सबको लिया। और भाई शर्त यही थी कि काम करना है, तो उनकी शर्तों को मानते हुए वो लोगों ने काम किया। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उसने क्या है, आपकी एक मिनिमम वेजेस जो होती है यानी न्यूनतम मजदूरी जिसको कह देंगे हम, कि आपको पर डे इतना मिलना ही है तो कम से कम देना ही है इतना। लेकिन जो समाज में, सोसाइटी में जो साइंटिस्ट है उनकी एक टीम ने उनके जो स्टेजेस को देखा, उनकी सिचुएशन को देखा, उनको पढ़ा जाना, तो उन्होंने क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट में एक अपील करी। उन्होंने ये दलील दी कि जो एक फिक्स जो अमाउंट फॉर योर वर्कर्स के लिए जो देना है, कम से कम जो मजदूरी देना है वो तो देना ही है। नहीं देते उसका मतलब क्या, आप उनसे बेकार करवा रहे हो, यानी बंधुआ मजदूरी करवा रहे हो आप उनसे, जैसे नागरिकों को मिला। तो न्यायालय में जब ये कोर्ट में इस तरीके की दलीलें दी गई तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया और गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया कि हाँ, जितने भी ऐसे वर्कर्स हैं जो उनके काम के लिए लिए गए हैं उनको एग्जैक्टली जो उनका अमाउंट जो बनता है, वेजेस बनता है पर डे का, वो उनको दिया जाना चाहिए।
यानी हमारे को क्या है, गवर्नमेंट ने आज भी यही चीज़ अप्लाई होती है, चाहे आप कहीं पे भी वर्क करते हो तो पर डे का एक अमाउंट मिनिमम आपको इतना अमाउंट मिलना ही चाहिए, यही सरकार ने कह रखा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। तो अब ये डिफरेंसेस है कह लो, या हमारी इंडिया का करप्शन कह लो, लेकिन इस चीज़ से आगे हमें निकलना है। तो यही स्टोरीज़ में समझा रहे हैं कि कोई काम करना है और उसकी आपको एक वैल्यू है, उसको उतना आपको मिलना ही चाहिए। उसी तरीके से एक और सेकंड स्टोरी दे रखी है। मर्चल लालूंग को जब अरेस्ट किया गया था तो वो 23 ईयर्स के थे। व्हेन ही वाज अरेस्टेड तो वो 23 ईयर्स के थे। लेकिन जो लालूंग थे वो असम के मणिगांव डिस्ट्रिक्ट के चुबरी विलेज के रहने वाला था। और उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो ये थे कि उसने किसी को बहुत इतना मारा था कि उसको बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हो गई थी। जहाँ पर इसकी सुनवाई होनी चाहिए होना था कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो मुकदमे की जो सुनवाई के दौरान उसे उनको पता चलता है कि ये क्या है, ये मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति है। तो उसको जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता, जब तक उसको कोई किसी भी तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। जब ऐसा पाया गया तो उसको ठीक होने के लिए भेज दिया गया हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल के लिए तो तेजपुर का जो फेमस हॉस्पिटल था गोपीनाथ बोरदोलई हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। वहाँ पर वो ठीक हो जाता है और वहाँ पे उसका एक कैदी के रूप में ही उसका इलाज होता है। और जब वो ठीक हो जाता है, एक्चुअली जो केस यही बनता है कि भाई वो पहले तो मेंटली डिस्टर्ब था, लेकिन बाद में जब वो ठीक हो गया तो डॉक्टर ने जो वहाँ के जेल के जो अधिकारी होते हैं उनको ये कहा, जेल के अधिकारियों को 2 बार 1967 में और 1966 में चिट्ठी भेजी कि लालूंग एकदम से बिल्कुल वो सही हो चुके हैं और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। भाई एक मेंटली कैंडिडेट पे तो कोई मुकदमा बनता ही नहीं, लेकिन जब वो सही हो गए हैं तो उस पर केस चलाया जा सकता है। लेकिन किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या किया, लालूंग को अरेस्ट कर लिया गया और मर्चल लालूंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। जब उसको अरेस्ट किया गया था तो वो 23 साल का था और जब उसको फ्री किया गया था तो वो 77 ईयर्स का हो चुका था। यानी उसने अपनी ज़िंदगी के 54 ईयर्स अंडर कस्टडी ड्यूरिंग विच हिज केस नेवर केम फॉर हियरिंग, जबकि उसका केस कभी सुनवाई के लिए आया ही नहीं और फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी के 77 ईयर्स जेल में बिता दिए। जब ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जब ये सारी चीज़ें पता चली, उन्होंने टीम ने जो वहाँ के स्टेट के बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालूंग को वहाँ से फ्रीडम मिली। तो ये क्या चीज़ बता रहा है, आपके जो राइट्स था, उसका राइट क्या था कि उसको अरेस्ट करना था और विदिन 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। ठीक है, वो मेंटली अनस्टेबल था, लेकिन बाद में जब वो ठीक हो गया तो भी उसको मजिस्ट्रेट के सामने जाना था, यानी उसकी केस की सुनवाई होनी थी, जो कि कभी हुई ही नहीं। और उसने अपनी ज़िंदगी के 77 ईयर्स जेल में निकाल दिए। यानी मर्चल का जो पूरा जीवन था वो ऐसे ही बेकार हो गया विदाउट एनी हियरिंग के, आपका केस कभी आगे गया ही नहीं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि जो सिटीज़न है उनको अपने जीवन का और स्वतंत्रता का अधिकार है। भाई जीने का भी अधिकार है और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है। इसका अर्थ ये है कि एवरी सिटीज़न को अपने लिए बिल्कुल प्रॉपर वे में मुकदमे को या यूँ कह लो केस के लिए उनको फास्ट स्पीडली ट्रायल वगैरह हो जाए, जल्दी हो जाए, ताकि इस अगर कोई बेगुनाह है तो ऐसा नहीं हो कि उसको बहुत लंबे समय तक जेल में रहना पड़े। मर्चल लालूंग के साथ यही हुआ था। उसकी स्टेजेस का कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाई थी कि क्या होना है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो दिए गए राइट्स थे वो वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होते हैं। यहाँ पर देखो एक लेडी दिख रही है आपको, पर्दे के पीछे है वो क्या कह रही है कि अगर लालूंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता। भाई वो तो मेंटली था, गरीब भी था, तो कुछ नहीं हो पाए। अगर वो पावरफुल होता, वो पैसे वाला होता, यदि उसका जो निर्माण करने वाले जो ठेकेदारों के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता, क्या उसके साथ भी अधिकारों का इसी तरीके से वायलेंट होता। तो ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे माइंड में रेज होते हैं भाई, कि जैसे आज भी हम सोचते हैं कि पैसे वालों का कुछ नहीं हो सकता या ताकतवर लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे हैं। इन केस ऑफ द फर्स्ट जो हमने एग्जांपल देखा, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को वायलेट करता है, दिखाई देता है,
लेकिन जो जुडिशरी में वो चुनौती दी गई। इसके बाद जितने भी जो वर्कर्स थे फर्स्ट वाले केस में, उन सबको उनका हक मिला, यानी उनके लिए क्या हो गया, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, संवैधानिक जिसको आप कह लो कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली, जिसके कारण उन वर्कर्स को जस्टिफाई वे में उनका न्याय मिल सका। तो ये 2 स्टोरीज़ हैं जहाँ पे आपको आपके अधिकारों के बारे में समझाया जा रहा है। आई होप आपको ये दोनों स्टोरी समझ में आ गई होगी। और हम ये फर्स्ट वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।